हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं समाजशास्त्र का उदय कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ और इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो आइए जानते हैं कि समाजशास्त्र के उदय के क्या कारण थे। समाजशास्त्र के उदय के दो कारण थे, फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति। क्रांति शब्द का प्रयोग राजनीति और सामाजिक विचारों में हुए परिवर्तन से माना जाता है। यह परिवर्तन रक्तपात तथा हिंसक घटनाओं के द्वारा होता है तथा कभी कभी अहिंसक घटनाओं से भी होता है। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप संपूर्ण यूरोप के अनेक देशों में कई छोटी बड़ी क्रांतियां हुई। रैमसे म्यूर का कथन है कि फ्रांसीसी क्रांति सामंतवाद की जीर्ण शीर्ण सामाजिक व्यवस्था, वर्गीय विशेषाधिकार, निरंकुश शासन एवं नौकरशाही के विरोध तथा मनुष्य मात्र की समानता के दावे और अधिकार के नवीन सिद्धांतों के आधार पर मानव समाज के नवनिर्माण के प्रयत्न का साकार रूप था। ऐसा रैमसे म्यूर का कथन माना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के कारण व प्रभाव। पहला जो कारण था, सामाजिक कारण था। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण सामाजिक ही था। वास्तव में सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति तानाशाही के ही नहीं अपितु असमानता के विरुद्ध विद्रोह था। उस समय फ्रांसीसी समाज में स्तरीकरण और विभाजन का आधार पुरानी सामंतवादी व्यवस्था थी, जो कि असमानता और विशेषाधिकार के सिद्धांत पर आधारित थी। इसी आधार पर समाज विशेषाधिकार प्राप्त और साधारण मनुष्यों को दो वर्गों में विभाजित किया था। विशेषाधिकार वाले वर्ग में सामंत तथा कुलीन वर्ग और उच्च पादरी सम्मिलित थे। इन दोनों को मिलाकर देश की संपूर्ण जनसंख्या का एक छोटा सा हिस्सा बनता था। फ्रांस में दूसरा अधिकार युक्त वर्ग पुरोहितों का था। अमीरी, जमीन और ऐश्वर्य के सभी साधनों में वे सांसारिक व्यक्तियों से पीछे नहीं थे। उनके पास अतुल संपत्ति व विशाल भूमि हुआ करती थी। मैरियट के शब्दों में भी कहा जा सकता है कि चर्च एक प्रकार से राज्य के अंदर दूसरा स्वतंत्र राज्य था। इस प्रकार का धार्मिक स्वतंत्रता का विरोधी तथा कर्तव्यहीन चर्च जनता में अत्यधिक लोकप्रिय था। जनता की घृणा विशेषकर उच्च वर्गीय पुरोहितों के प्रति थी। उनके विशेषाधिकार जनता के लिए असहनीय थे। वास्तव में जब क्रांति हुई तो वह मुख्यतः राजा के निरंकुश एक तंत्र के विरुद्ध नहीं, बल्कि इन विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों, कुलीनों एवं इन पुरोहितों के विरुद्ध थी। और क्रांतिकारियों ने आरंभ में ही इन्हीं को समाप्त किया। समाज का तीसरा वर्ग जो था, सर्वसाधारण जनता का था। यह वर्ग सर्वथा अधिकारहीन था। किसानों की दशा तो विशेष रूप से खराब थी। किसानों को सुबह से शाम तक अपने जमींदार की जमीन पर कार्य करना पड़ता था। फिर भी जमींदार उनका नाना प्रकार से आर्थिक शोषण करता था। जमींदार ही किसानों के मुकदमों का फैसला देता था और वह जितना भी जुर्माना लगाता था वह वसूल करता था। वह सीधे उसी की जेब में जाता था। जमींदारी किसानों को भारी दंड देते थे। किसान को जमींदार, चर्च और राजा को कई प्रकार के कर देने पड़ते थे। सभी प्रकार के करों को देने के बाद फ्रांस के किसानों के पास अपनी उपज का कुल 20% भाग शेष रह जाता था। मध्यम वर्ग के लोग भी फ्रांस के समाज के साधारण वर्ग में ही सम्मिलित थे। फ्रांस के अधिकांश लेखक, विचारक व दार्शनिक भी इसी वर्ग के थे।
जो असमानता पर आधारित समाज व्यवस्था के विरुद्ध दृढ़तापूर्वक जनमत तैयार करने में जुटे थे। उसी प्रकार फ्रांस के शिल्पियों और मजदूरों की दशा भी बहुत खराब थी। वे पूंजीपतियों और कारखानों के मालिकों की दया पर आश्रित थे। अब आता है बच्चों राजनीति कारण। अभी तक आपने देखा सामाजिक कारण का प्रभाव पड़ा। अब आइए देखते हैं कि राजनीति कारण क्या था। फ्रांस की क्रांति का एक अन्य कारण आधारभूत रूप में राजनीति ही था। उस समय फ्रांस की राजनीति व्यवस्था निरंकुश, स्वेच्छाचारी, वंशानुगत एवं दैवीय अधिकारों पर आधारित राजतंत्र की थी। देश में विभिन्न प्रकार के कानून, कर व्यवस्था, सिक्के और तौल आदि प्रचलित थे। अब आते हैं आर्थिक कारण पे। फ्रांस की सरकार की आर्थिक अवस्था फ्रांसीसी क्रांति का एक अन्य कारण बनी। ठीक कहा जा गया है कि फ्रांस की क्रांति को शीघ्र लाने की जिम्मेदारी आर्थिक कारणों पर थी। लुई द्वारा छेड़े गए युद्धों ने देश की आर्थिक व्यवस्था को एकदम खोखला बना दिया और जिस समय इस शानदार बादशाह की मृत्यु हुई उस समय इस देश की आर्थिक अवस्था अत्यंत शोचनीय थी। राष्ट्रीय आय का प्रायः आधा हिस्सा राष्ट्रीय ऋण के ब्याज के रूप में चला जाता था। कुलीन वर्ग के लोग और पादरी, जो कि देश की संपत्ति के 40% भाग के स्वामी थे, करों से सर्वदा मुक्त होने के कारण राज्य के कोष में कुछ भी नहीं देते थे। किसानों को अपनी आय का प्रायः 75% करों के रूप में देना पड़ता था। असमान और पक्षपातपूर्ण राजस्व नीति के फलस्वरूप आम जनता अत्यंत दुखी और असंतुष्ट थी। राज्य की व्यापार नीति भी तर्कहीन होने के कारण राष्ट्रीय घाटा बढ़ता ही चला गया और दूसरी ओर उद्योग धंधों का भी विकास नहीं हुआ। इन सभी कारणों से क्रांति की चिंगारी धीरे धीरे सुलगती रही। चौथा आपका आता है बौद्धिक कारण। फ्रांसीसी क्रांति का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण वहाँ के लेखकों, समालोचकों तथा दार्शनिकों के विचारों का प्रभाव था। इन विद्वानों ने विज्ञान, साहित्य, धर्म, समाज, राजनीति के क्षेत्रों में जो नवीन क्रांतिकारी विचार व दृष्टिकोण प्रस्तुत किया उसे बौद्धिक क्रांति कहा जा सकता है। इन विद्वानों ने सरकार का दैवीय रूप, सामाजिक असमानता, धार्मिक असहिष्णुता और आर्थिक शोषण की कटु आलोचना की और प्रचलित संस्थाओं, विश्वासों, पक्षपात, युद्ध, न्याय संबंधी भ्रष्टाचार और विशेषाधिकारों की आलोचना की। पांचवा आपका आता है अमेरिकी क्रांति तथा ब्रिटिश रक्तहीन राज्य क्रांति का प्रभाव। इसी समय अमेरिकी उपनिषदों में इंग्लैंड के विरुद्ध सफलतापूर्वक अपनी स्वतंत्रता का युद्ध लड़कर आज़ादी प्राप्त कर ली थी। अमेरिका के इस स्वतंत्रता के युद्ध में फ्रांस ने अमेरिका का साथ दिया था, परंतु यह सहयोग फ्रांस के शासकों के लिए अत्यधिक अहितकर सिद्ध हुआ, क्योंकि फ्रांसीसी सैनिक अमेरिका में प्रचलित शासन पद्धति और स्वतंत्रताओं से काफ़ी प्रभावित हुए और अमेरिका जैसे शासन व्यवस्था की मांग करने लगे। साथ ही इस सहयोग का फ्रांसीसी राज्य कोष पर घातक प्रभाव पड़ा और देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई और लोगों में असंतोष की जो भावना थी वो फूट पड़ी। इसी प्रकार सन 1688 की इंग्लैंड की रक्तहीन राज्य क्रांति की सफलता से भी फ्रांस के लोग अत्यंत प्रभावित हुए और वे परिसीमित वैधानिक शासन की मांग करने लगे।
अब आइए औद्योगिक क्रांति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जिस औद्योगिक क्रांति का जन्म और विकास हुआ, उसने पहले इंग्लैंड के निवासियों के जीवन में क्रांति पैदा की और उसके बाद समस्त विश्व को अपने लपेट में लेकर वस्तु उत्पादन, खेती, यातायात और शिल्प उद्योगों के साधनों व संस्थाओं में नवीन, मौलिक और क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। प्रोफेसर पॉल लिखते हैं कि औद्योगिक क्रांति से उत्पादन व्यवस्था और व्यापार व्यवस्था बिल्कुल बदल गई, जिनके फलस्वरूप समकालीन अनेक वर्गीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष आरंभ हुए, जिनका आधुनिक देशों की आंतरिक और विदेश नीतियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा एवं जिनके कारण आधुनिक जगत की अनेक जटिल व विस्फोटक राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक समस्याओं और व्यवस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इन्हीं सबको सम्मिलित रूप में औद्योगिक क्रांति कहते हैं। इसे यांत्रिक भी कहा जाता है। कहा जाता है कि औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नोल्ड टॉयनबी ने सन 1884 में किया था। औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1884 में अर्नोल्ड टॉयनबी ने किया। इसका प्रयोग सन 1837 में ही फ्रांसीसी लेखक ब्लांकी ने किया और बाद में जेम्स एंजेल्स तथा कार्ल मार्क्स ने प्रयोग किया। सन 1750 से 1850 के बीच ब्रिटिश उद्योग में इतने महान परिवर्तन हुए कि इन परिवर्तनों के लिए औद्योगिक शब्द का प्रयोग में लाया गया। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अधिक उत्पादन एवं भाप की शक्ति के लिए किया गया। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत अंतः संबंधित परंतु पृथक किए जा सकने वाले कारकों व दशाओं का एक सम्मिलन आ जाता है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में नए अभिकरण और परिवर्तन, महान अन्वेषण, यातायात और संचार में परिवर्तन, घेराबंदी आंदोलन का प्रारंभ, अर्थशास्त्र, मुद्रा एवं वित्त संबंधी नए नए सिद्धांतों का विकास, मजदूरी मूल्यों में हेरफेर, पूंजीवादी औद्योगिक श्रमिक वर्ग का जन्म, श्रमिक संगठनों का प्रादुर्भाव, निर्धनता उन्मूलन के विधान और केंद्रीय तथा स्थानीय शासन के नए सिद्धांतों का प्रचलन आदि का विकास महत्वपूर्ण माना जाता है। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप के अन्य देशों के विपरीत इंग्लैंड में लोगों को विचार और भाषण की स्वतंत्रता थी, अतः वहाँ नए नए परीक्षण किए जाने लगे। साथ ही उन दिनों इंग्लैंड में पहले से ही प्रायोगिक विज्ञान और अध्ययन का काफ़ी विकास होता रहा। इससे अनुसंधानकर्ताओं को भी नवीन आविष्कारों के उद्भव और में काफ़ी मदद मिला। दूसरा है व्यापार की अत्यधिक वृद्धि के कारण इंग्लैंड के पास पर्याप्त धन था, जिसके कारण अनुसंधानकर्ताओं को नए नए परीक्षण व प्रयोग करने के काम में कभी भी आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा और नए नए आविष्कारों के आयाम भी खुलते गए। तीसरा आता है सरकार किसी वस्तु को किसी निश्चित ढंग से ही तैयार करने के संबंध में कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाती थी, जिसके कारण इंग्लैंड के लोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उत्पादन करने के नए नए ढंगों के विषय में सोच सकते थे और आवश्यकता पड़ने पे नए नए परीक्षण भी कर सकते थे। औद्योगिक आविष्कारों का प्रारंभ सर्वप्रथम वस्त्र उद्योग में हुआ, क्योंकि उन दिनों इंग्लैंड वस्त्र उद्योग में सबसे आगे था। कपड़े की खपत अत्यधिक होने, उसकी तुलना में श्रमिकों की कमी को अनुभव करने, हथकरघा द्वारा बहुत कम उत्पादन होने आदि कारणों से अंग्रेज अनुसंधानकर्ताओं का ध्यान सर्वप्रथम वस्त्र उत्पादन की वृद्धि की ओर आकृष्ट हुआ। इसी क्षेत्र में नवीन आविष्कार और यंत्रों का विकास हुआ।
पांचवा देखते हैं पॉइंट। इंग्लैंड में कोयले और लोहे की खानें एक दूसरे के निकट पाई जाती थी। ये दोनों ही उद्योग धंधों के विकास में सहायक थी। औद्योगिक क्रांति के पूर्व कृषि क्षेत्र में क्रांति हो चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप खेती बाड़ी करने वाले किसान भारी संख्या में बेकार हो चुके थे। अतः उन्हें कारखानों में उत्पादन कार्य में भी लगाना सरल था। छठा पॉइंट है, उस समय इंग्लैंड के उपनिवेश अनेक देशों में फैले हुए थे और इंग्लैंड की सामुद्रिक शक्ति भी बहुत ही उन्नतशील थी। इन दोनों कारणों से इंग्लैंड के कारखानों के मालिक अपने कारखानों के लिए इन देशों से न केवल कच्चा माल ही मंगवा सकते थे, अपितु कारखानों में तैयार हुए सामान को बिकने के लिए भी वहां भेज सकते थे। इन सब कारणों से भी औद्योगिक क्रांति के अनुकूल वातावरण पैदा हो गया। अभी तक आपने देखा कि औद्योगिक क्रांति के क्या कारण थे। अब आप देखेंगे कि औद्योगिक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति एक बड़ी भारी परंतु शांतिपूर्ण बिना किसी हल्ले गुल्ले के हुई थी। इसने न केवल अंग्रेजी समाज में अपितु संपूर्ण विश्व में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिए। देश में पूंजीपतियों का एक नया वर्ग बन गया। बड़े बड़े कारखानों का रिवाज चल गया। स्त्रियों और बच्चों के लिए भी रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध हो गई और लोगों में नई राजनीतिक चेतना भी जागृत हो गई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप 6 महान परिवर्तन अथवा विकास हुए, जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर थे। इनका विवरण निम्न है। पहला आपका आता है कि लोहा निर्माण में क्रांति। मशीनों के निर्माण व अन्य निर्माणीय कार्यों के लिए लोहे की मांग बढ़ी। इस काल में लोहे के निर्माण में आश्चर्यजनक सुधार किए गए। दूसरा आपका आता है वस्त्र उद्योग में वाष्प शक्ति का उपयोग। वस्त्र उद्योग में वाष्प शक्ति का चालित यंत्र का प्रयोग किया गया। सर्वप्रथम उनका उपयोग सूत काटने में हुआ और फिर बुनने में भी। सूती वस्त्र उद्योग के पश्चात ऊनी व रेशमी वस्त्र उद्योग में भी इस शक्ति का उपयोग किया जाने लगा। तीसरा आता है इंजीनियरिंग का विकास। औद्योगिक क्रांति के कारण इंजीनियरिंग का विकास समस्त औद्योगिक व्यवस्था में यंत्रीकरण बढ़ने लगा तथा इंजीनियरिंग ज्ञान एवं इंजीनियरिंग की संख्या में वृद्धि हुई। चौथा आता है आपका कोयला उद्योग का विकास हुआ। पांचवा आता है रासायनिक उद्योगों का यातायात के साधनों में परिवर्तन हुए और इसी से नए नए कुछ साधनों का भी विकास हुआ, जिससे औद्योगिक क्रांति का प्रभाव सामाजिक जीवन पर भी पड़ा। जैसे कि पहला आपका आता है जनसंख्या में वृद्धि, परंपराओं में परिवर्तन, संयुक्त परिवार प्रथा का विघटन, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, नैतिकता में गिरावट, आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई, मध्यम वर्ग का उदय हुआ, समाज सुधार हुआ, श्रमिकों के महत्व में कमी आई, पारिवारिक जीवन में गिरावट आई। तो इस तरीके से औद्योगिक क्रांति से सामाजिक जीवन पर प्रभाव पड़ा और इसके साथ ही साथ औद्योगिक क्रांति के आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ा। आइए देखते हैं। जैसे आर्थिक विषमता उत्पन्न हुई, साथ ही श्रमिक वर्ग का उदय हुआ, समाजवादी विचारधारा का उदय हुआ, उद्योगों की रूपरेखा में परिवर्तन हुए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा, प्रकृति एवं दशाओं में भी परिवर्तन हुआ, उद्योगों के स्थानीयकरण में परिवर्तन हुआ, तेजी व मंदी का प्रादुर्भाव, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, ऊंचा जीवन स्तर हुआ, बैंक व्यवस्था का निर्माण किया गया, मजदूरों को लाभ प्राप्ति हुई, गृह उद्योग का पतन हुआ, बेरोजगारी दूर हुई। तो इस तरीके से
औद्योगिक क्रांति से आर्थिक जीवन में भी प्रभाव पड़ा। अब आइए देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति से राजनीतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो पहला है, वैयक्तिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति का एक और उल्लेखनीय प्रभाव वैयक्तिक स्वतंत्रता के सिद्धांत का विकास माना जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का विकास हुआ। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप हुए आविष्कारों को सारे विश्व ने अपना लिया और इसी सामान्यता के आधार पर सारा विश्व न केवल एक हो गया बल्कि एक दूसरे पे आश्रित भी हो गया। बच्चों, अभी तक आपने फ्रांस की क्रांति और औद्योगिक क्रांति का सामाजिक जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है वो आपने देखा। उसके उपरांत कुछ आलोचनाएं भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना आलोचना का कोई भी थॉट संभव नहीं है। तो इसीलिए हम आपके लिए लाए हैं आलोचना। औद्योगिक क्रांति तथा उससे संबंधित औद्योगिक व्यवस्था के कुछ प्रभाव या परिणाम आरंभ से ही स्पष्ट रूप से हमारे सामने प्रकट हुए, परंतु अन्य प्रभावों का विकास धीरे धीरे होता गया। इसकी एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण विशेषता थी कि उत्पादन की पद्धतियों में विशेषाधिकार का आरंभ होना। इसके अन्य महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़े, जैसे शहरों का विकास, जो कि आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। साथ ही इसने पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच भी भेदभाव को अत्यधिक बढ़ा दिया। प्रोफेसर पोलार्ड का मत है कि हमने औद्योगिक क्रांति के परिणामों को पूरी तरह नहीं गिना है और हमारी सामाजिक समस्याओं में से अधिकांश का संबंध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इसमें खोजा जा सकता है। तो बच्चों, ये आलोचनाएं हैं जब भी आपको ऐसा लगे, क्योंकि जब भी हम थॉट की बात करते हैं तो बिना आलोचना के थॉट जो होता है वो क्लियर नहीं होता है। तो आप लोग हमेशा जब भी थॉट का कोई भी क्वेश्चन या आंसर लिखते हैं तो उसमें आलोचना ज़रूर लिखा करिए। इससे जो होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। धन्यवाद।